जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जो भारती भवन बुक है ना, उसको हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर करके ख़त्म कर देंगे। इस फिजिक्स 5 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, केमिस्ट्री 5 से 6 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा और बायोलॉजी 5 से 6 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। ठीक, इससे 2-3 फायदा है। कंपटीशन के लाइन में अभी बिहार पुलिस की परीक्षा होने वाला है, 12,000 का भर्ती आ रहा है ना, उसमें 10वें लेवल पर देगा, तो 10वें लेवल का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़कर खत्म कर दिया जाए, अब खत्म हो जाएगा तो और बढ़िया हो जाएगा। और 10th क्लास वालों के लिए रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया है। जो 10th क्लास में पढ़ रहा है उसको रिवीजन, जैसे कि लास्ट में पूरा चैप्टर पढ़ गया तो उसको रिवीजन करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, एक हाली में एक चैप्टर को शुरू से लेकर लास्ट तक बोल सकता है। आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन जानने से पहले हमको 2-4 टर्म याद होना चाहिए। जैसे पहला बात कि हमको प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश एक प्रकार का वैसा कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर जब हमारी आंखों तक पहुंचती है तब हम उस वस्तु को देखते हैं, क्योंकि हमारे आंख में खुद का प्रकाश नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं कि प्रकाश कई वस्तुओं से प्रकाश निकलता है, कुछ वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलता है। जिससे निकलता है उसको प्रायदीप्त कहते हैं, और जो जिससे नहीं निकलता है प्रकाश उसे अप्रायदीप्त कहते हैं। जैसे बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, ठीक है, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, इससे प्रकाश निकलता है तो उसे प्रायदीप्त कहेंगे, और जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रायदीप्त। जैसे लोटा, थरिया, कुर्सी, ये पेन, इससे प्रकाश नहीं निकलता है इसलिए इसे अप्रायदीप्त बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो प्रकीर्णन क्या है? जब प्रकाश किरण ठीक गमन करती है तो किसी कण से टकराकर चारों ओर फैल जाती है। यानी कि जैसे प्रकाश किरण आई और यहाँ पर एक कण है, ऐसे आई और यहाँ टकराने के बाद चारों ओर फैल जाती है, इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हम लोगों को अंधेरे में रखी वस्तु भी दिखाई पड़ती है। ठीक, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब आ जाते हैं प्रकाश का किरणें। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है, गमन करती है। उसके बाद जब प्रकाश के कई किरण एक साथ जब गमन करती है तो उसे प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। यानी कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज कई कैटेगरी का हो सकती है, जैसे कि एक हो सकता है कि एक जगह से निकलकर चारों ओर फैल जाए, या ऐसा भी हो सकता है चारों ओर से एक जगह मिल जाए, या एक दूसरे के समांतर गुजर जाए। ठीक, तो देखो, तो अब इसका 3 गो कैटेगरी, किरण पुंज को 3 प्रकार में बांट सकते हैं। एक होता है अपसारी, समांतर और अभिसारी। अपसारी के मतलब कि एक बिंदु से निकलकर चारों ओर प्रकाश फैल जाता है, उसे कहते हैं अपसारी। यानी कि अपसारी यानी कि एक जगह से निकलकर चारों ओर ही फैल जाना ही अपसारी। उसके बाद आ जाते हैं समांतर, यानी कि एक किरण दूसरे किरण के समांतर चले, यानी कि किरणों के बीच की दूरी समान जब हो वैसे किरण को क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। आप सबको समझ में आ गया। उसके बाद अभिसारी। अभिसारी क्या मतलब होता है? चारों ओर से प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिले, उसी वैसे प्रकाश के किरण पुंज को क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक, फिर अगला टर्म आता है पारदर्शी, अपारदर्शी, परभाषी। पारदर्शी उसे कहते हैं वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, वैसे पदार्थ को कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे शीशा हो गया, ठीक है, सफेद प्लास्टिक हो गया, इससे आसानी से प्रकाश आर पार कर सकते हैं। जल हो गया, जल में भी आसानी से आर पार कर सकता है, वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। ठीक, और जिससे प्रकाश थोड़ा भी आर पार ना करे उसे कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जैसे टेबल, बेंच, कुर्सी, इसे प्रकाश जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक, उसके बाद आते हैं पारभासी। पारभासी यानी कि पारभासी के मतलब ये होता है कि कुछ मात्रा में प्रकाश को जाने दे, यानी कि पूरा मात्रा में नहीं, कुछ मात्रा में प्रकाश उस वस्तु से आर पार हो जाए तो उसे ही कहते हैं पारभासी। जैसे में घिसा हुआ कांच, कोनो कांच को लेकर इसे रगड़ दो, ओकरा बाद इसे प्रकाश में ले जाओ, तो घिसा हुआ कांच, रक्त हो गया, दूध हो गया, कुहासा हो गया, बादल हो गया, ये सारा किसका उदाहरण होता है? पारभासी का। इतना अगर आप समझ लिए होंगे तब चलेंगे इस चैप्टर पर। ठीक है, प्रकाश किसे कहते हैं?
ठीक है। प्रदीप्त, अप्रदीप्त, प्रकीर्णन, प्रकाश के किरणें, किरण पुंज, 3 प्रकार के, अपसारी, समांतर और अभिसारी। उसके बाद पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग असली प्रकाश के परिवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन, ठीक, सिंपल सी मात्रा में जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। समझे। जैसे कि मान लेते हैं एक लेजर लाइट मारेंगे तो लेजर लाइट इसमें बनेंगे तो यहाँ पर जाएगा और यहीं से ट्रांसफर इधर हो गया, तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन के कारण ही हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, अन्यथा नहीं देख पाते। ठीक, आइए देखते हैं। ठीक, अब प्रकाश के परिवर्तन को समझने के लिए 2-4 चीज को और समझना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कोई भी प्रकाश आएगी किधर से, जब कोई भी पदार्थ किधर से किसी भी बिंदु स्रोत से निकल कर आती है तो वैसे प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। आने वाला को आपतित, टकराई उसे आपतन बिंदु, और उधर ये लौट गई तो फिर उसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। ठीक, और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक डाला गया लंब को ही क्या कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब ही क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। समझ में आ गया। ठीक, उसके बाद होता है आपतन कोण। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना है ना, ये कोण, तो इसी को कोण को कहते हैं आपतन कोण। इसको दर्शाया जाता है छोटकी आई से। ठीक, उसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को दर्शाया जाता है आर से। ठीक, अब अगला टर्म आया परावर्तन के नियम। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में मौजूद होते हैं। फर्स्ट नियम। सेकेंड नियम, आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात आई बराबर आर। ठीक, तो परावर्तन के कितने नियम, तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। समझ में आ गया। ठीक, उसके बाद आते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब सिंपल सी भाषा में देखो, इसका अगर किताबी भाषा में होना है तो जब कोई वस्तु मतलब कि किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश आती है तो वस्तु से टकराने के बाद उसका पूरा प्रतिबिंब जब पूरा बिंब स्थापित कर देती है उसी को कहते हैं प्रतिबिंब। सिंपल से दर्पण के आगे खड़ा हो जाओ, जो लौक रहा है वही प्रतिबिंब। ठीक, नहीं तो कि राती में खड़ा हो जाओ अजोरिया रात खुनी तोरा परछाई लोग जाएगा, वो प्रतिबिंब ना कम किया। तो 2 तरह का प्रतिबिंब लोग, एगो देखा कि हूबहू लोग गया, एगो देखा कि करिया करिया लोग रहा है। तो ये 2 प्रतिबिंब, जो हूबहू लोग रहा है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, और जो न जाने सिर्फ आभास करे तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब का कई प्रकार, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि वास्तव में दिखाई दे उसे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। पहला अंतर। ठीक, और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा वस्तु के उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा कैसा बनेगा, वस्तु के उल्टा बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब वस्तु के हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। समझ में आया। ठीक, चलो अब आगे देते हैं पार्श्व परावर्तन। पार्श्व परावर्तन, पार्श्व परावर्तन सिंपल से बस तुम्हारा दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देना ही क्या कहलाता है, पार्श्व परावर्तन। जैसे में यहाँ पर हम ले लेते हैं एक, यहाँ पर एक टर्म बनाते आर और यहाँ पर दर्पण लगा देते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो दर्पण जब लगा देते हैं तो दर्पण में देखते हैं तो ये वाला प्रतिबिंब ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, समझ में आया। तो देखो इधर के अकॉर्डिंग देखो तो इधर वाला सपाट, इधर वाला, ठीक, और इधर देखते हैं तो ऐसे पलट कर दिखाई दे रहा है। इसी को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। दायां भाग बायां और बायां भाग
दायां दिखाई देना ही पार्श्व परावर्तन कहलाता है। ऐसी घटना हमको समतल दर्पण में दिखाई देती है। अब आ जाते हैं समतल दर्पण पर। समतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे कहते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण प्रकाश का अच्छा परावर्तक माना जाता है। समतल दर्पण प्रकाश का अच्छा परावर्तक माना जाता है। इसमें समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब का कई गो टर्म होता है, इसको से जैसे कि मान लेते हैं समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जितना पीछे जितना आगे रखी गई हो उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। ठीक, समतल दर्पण के सामने कोई 2 के स्पीड से भाग रहा है तो उधर से 4 के स्पीड से आते हुए दिखाई देगा। ठीक, तो समतल दर्पण में अगर पूरा किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देख रहा है तो कम से कम उस वस्तु का आधावा दर्पण होना जरूरी है। आप सबको समझ में आ गया? ठीक, तो समतल दर्पण अब क्लियर हो जाएगा। समतल दर्पण ही सबसे अच्छा प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक माना जाता है। अब आते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसी प्रवर्तक खोखले गोले का भाग होता है जिसे कहते हैं गोलीय दर्पण। आप सब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एक गोला है, अगर गोला का हम इस साइड पेंट कर दे, इस साइड अगर हम पेंट कर दे तो ये बन जाता है उत्तल दर्पण। क्या बन जाता है? उत्तल दर्पण। ठीक, अगर हम इसको इस साइड ऊपर पेंट कर दे तो ये बन जाता है अवतल दर्पण। कैसा दर्पण बन जाता है? अवतल दर्पण। समझ में आ रहा है? तो यानी कि जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे कहते हैं उत्तल, और जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे कहते हैं अवतल। दिमाग काम किया? ठीक, अब इसमें एक आध दो टर्म और समझ लो। जैसे कि इस किसी न किसी गोला का हिस्सा है तो कोनो भी दर्पण बनाएंगे तो उस कोई ना कोई गोला का हिस्सा ही होगा और उस गोला का कोनो ना कोनो केंद्र होगा। तो उस गोले के केंद्र को ही इसमें वक्रता केंद्र कहते हैं। गोले के केंद्र को क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र। यानी कि इस गोले के केंद्र को क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव, ये वाला बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, केंद्र हो गया और ये परिधि को जब मिला दिए ना, वृत्त के सतह को जब मिला दिए तो ये केंद्र और सतह को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। इसलिए वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं, जबकि वक्रता केंद्र को C से सूचित करते हैं और ध्रुव को P से सूचित करते हैं। आप सबको समझ में आया? ठीक, जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ हो उत्तल, जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ हो वो अवतल। एक तक दिमाग काम किया। यानी गोलीय दर्पण के कई प्रकार? तो 2 प्रकार, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। इतना तक में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं फोकस। फोकस किसे कहते हैं? फोकस को समझने के लिए थोड़ा सा हम इस साइड का मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए फोकस किसे कहते हैं? कोई भी दर्पण ले लो, ठीक है, जैसे ये ले लिया अवतल दर्पण, ये हो गया इसका ध्रुव, ठीक, ये हो गया वक्रता केंद्र। और जब ध्रुव ये जो रेखा है ना इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा दर्पण पर फेंका जाता है तो मुख्य अक्ष के जब समांतर फेंका जाता है तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है ना, जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है उस बिंदु को ही कहा जाता है फोकस। उस बिंदु को ही क्या कहा जाता है? फोकस। और दूसरा का टर्म है फोकस दूरी। फोकस दूरी, तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी को छोटा एफ से और फोकस हवा को बड़का एफ से दर्शाते हैं। फोकस दूरी को छोटा एफ और फोकस को बड़का एफ से दर्शाते हैं। ठीक, और इस वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच एक संबंध होता है। ठीक है,
देखिए उस संबंध को क्या कहते हैं, जैसे कि फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की ये आधी होती है, या ऐसे कर सकते हैं गुणा में इधर ही आएगा तो भागा में, यानी कि 2f बराबर r, यानी ऐसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना होता है। सिंपल, पतिया तो एक है। तो ये संबंध समझ में आया, ठीक। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। अब अगला बात यहाँ पर समझते हैं। अगला बात है ये किरण आलेख की बनावट। किरण आलेख की बनावट यानी कि इसमें 4 प्रकार की किरण आलेख बनाकर हम लोग पढ़ते हैं। किरण आलेख मतलब, किरण आलेख का मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग ऐसे अभी दर्पण खींच कर ऐसे समझा है ना, वही उसी को मतलब कि उस आलेख को खींच देना ही किरण आलेख कहलाता है। जैसे आप सबको समझाते हैं अच्छी तरह से। जैसे 4 प्रकार का किरण आलेख पैदा हो सकता है। जैसे कि हम ले लेते हैं एक कोई दर्पण, जैसे एक दर्पण ले लिए, ठीक। पहले का सिचुएशन है कि ये तो मुख्य अक्ष हमारा है। जब मुख्य अक्ष के कोई समांतर अगर रेखा फेंक सकता है तो इसके फोकस से होकर गुजरेगी, ये फोकस हो गया, और ये वक्रता केंद्र हो गया। पहले फोकस से होकर गुजरेगी। और दूसरा का सिचुएशन ये हो सकता है कि जब इसके समांतर लिया जाए और हम इसके समांतर ना फेंक कर डायरेक्ट किधर फेंके, इसके फोकस से फेंके। तो जब फोकस से फेंकते हैं तो इसके समांतर गुजर जाती है, ठीक है। अब इधर से फेंके यानी कि समांतर फेंके तो फोकस से गुजर गई, और फोकस पर फेंके तो समांतर गुजर गई। और तीसरा का सिचुएशन ये होता है, तीसरा का सिचुएशन अब हम इसको वक्रता केंद्र पर डायरेक्ट फेंके, ना फोकस पर फेंके ना एक किस पर फेंके, वक्रता केंद्र पर। जब भी कोई वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर फेंकते हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है, यानी कि इधर से गई और इधर से वापस आ गई। यानी कि वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु किरण अगर फेंका जाए तो दर्पण से परिवर्तन होने के बाद वक्रता केंद्र से ही गुजर जाती है। और चौथा का आ जाता है, चौथा में आ जाता है, जैसे कि मान लेते हैं ये मुख्य अक्ष हो गया। अब ये डायरेक्ट ध्रुव पर फेंक दिया जाए तो ध्रुव पर फेंक दिया जाए तो परिवर्तन के नियम का पालन करते हुए आ जाएगी, ठीक। यही 4 स्थिति होते हैं, यानी कि पहला मुख्य अक्ष के समांतर फेंका जाए तो फोकस से गुजरेगी, फोकस पर फेंका जाए तो समांतर गुजरेगी, वक्रता केंद्र पर फेंका जाए तो वक्रता केंद्र पर ही गुजर जाएगी, ध्रुव पर फेंका जाए तो ध्रुव पर ही उतने एंगल से नीचे की ओर आ जाएगी। ये 4 स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। इसी 4 स्थिति के फॉलो कर हम लोग किसी वस्तु को कहीं पर रखते हैं और पूछ देते हैं बताओ इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आइए उसको भी समझ लेते हैं, ठीक। अगला टर्म है जिसका नाम है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनावट। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनावट, इसको समझना इजी है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं इस पे 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनाया जाता है, 6। जैसे कि एक हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक। अवतल दर्पण ले लिए, और ये क्या हुआ हमारा ध्रुव हुआ, और ये मुख्य अक्ष, ठीक। और इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर C ले लेते हैं, और यहाँ पर ले लेते हैं फोकस, और ये स्थिति को ले लेते हैं अनंत, ठीक। तो इस पर देखो 6 तरीका के हम वस्तु धर सकते हैं, कि तो ध्रुव और फोकस के बीच धर सकते हैं कोई वस्तु को, कि तो फोकस पर धर सकते हैं, ठीक है, या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख सकते हैं वस्तु को, या वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं वस्तु को, या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख सकते हैं, या अनंत पर रख सकते हैं, ठीक। तो ये जो जब भी कोई वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और वस्तु से बड़ा बनता है। इसका प्रतिबिंब दर्पण से पीछे और वस्तु से बड़ा बनता है। इसी को एक अपवाद में याद रखना, और बाकी सब ये याद हो गया तो इसको हम मिटा देते हैं। और ये 5 को समझना इजी बात है। 5 को समझना इजी इसलिए कहते हैं कि एक यहाँ पर टर्म हम नीचे खींच देते हैं यहाँ पर, ठीक। ठीक, इधर से जैसे कि हम मान लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5। अब इधर से 1 2 3 4 5, सिंपल से बच्चा में समझना, ठीक है।
जब हम कोई वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, अनंत पर बन जाता है। उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, अनंत पर। देखो वस्तु से बड़ा बना, अब वस्तु ऊहर का मुंह किया, नीचे का मुंह किया, यानी कि उल्टा बना, और वास्तविक बना, ये कहीं साइड बना तो वास्तविक बना। ठीक, उसी प्रकार आगे देखते हैं, ये है फोकस, ये है वक्रता केंद्र। फोकस और वक्रता केंद्र में जब वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। ठीक, और उससे क्या बनेगा, बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक, उसी प्रकार हम कोई वस्तु को जब वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर जितना लंबा वस्तु हो उतना ही लंबा का बनता है, प्रतिबिंब बनता है। यानी कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक, अब आ जाते हैं। ठीक, जब अगर वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाए तो वक्रता केंद्र जब और अनंत के बीच रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब बन जाता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, और वस्तु से छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उसी प्रकार जब हम किसी वस्तु को अनंत पर रख देते हैं तो अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और सबसे छोटा बनता है। तो ये वाला छोटा दोनों, और ये बराबर, और ये वाला क्या हो जाएगा, बड़ा। ठीक, आप सबको ये सारा बात समझ में आ गया, आगे चलते हैं। ठीक, अब इस अवतल दर्पण का कुछ उपयोग होता है, जैसे समझ लेते हैं उपयोग क्या क्या होता है। पहले का उपयोग, दाढ़ी हजामती जब दर्पण होता है ना, उसमें मतलब कि बड़े बड़े देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और जैसे कि देखते होंगे रिसर्च जो वन में घूमने के लिए जाते हैं ना, सर्च लाइट के रूप में कपड़ा पैसे बने होते हैं, उसमें भी किस दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण प्रयोग होता है। गाड़ी का जो हेडलाइट देखा, हेडलाइट अग्रदीप जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसमें भी किसका प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और डॉक्टर द्वारा नाक कान इत्यादि के जांच करने के लिए भी किसका प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक, एक सोलर कुकर आता है, सोलर कुकर में भी किसका प्रयोग होता है, इसी का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आप सबको समझ में आ गया, यानी अवतल दर्पण का उपयोग भी समझ में आ गया, बनावट भी समझ में आ गया। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण। अगला टर्म क्या आ जाता है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में सिर्फ दो गो प्रतिबिंब को ख्याल रखना, बाकी सब क्लियर रहेगा। दो गो प्रतिबिंब को कैसे ख्याल रखना है, जैसे कि देखो, जैसे कि हम ये उत्तल दर्पण यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण बना देते हैं। ठीक, तो इसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, हमेशा किधर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि इस साइड और बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। लेकिन हम कभी भी वस्तु को इधर रखेंगे तो इधर रखते हैं तो एक अनंत मिलता है और एक ध्रुव मिलता है, इसके अलावा बीच में कुछ नहीं मिलता है। इधर यह हमको फोकस मिल जाता है और वक्रता केंद्र मिल जाता है। जाहिर सी बात है कि जब ऐसे सर्कल है तो केंद्र तो भीतर होगा और फोकस भी इसके क्या हो जाएगा, भीतर। ठीक, अब समझते हैं, तो एक वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, ध्रुव और अनंत के बीच केनियो रख सकते हैं। ठीक है, और एक वस्तु को कहाँ रख सकते हैं, कि अनंत पर रख सकते हैं। और ध्रुव पर तो कॉमन है, ध्रुव पर बनेगा तो ध्रुव पर बन जाएगा, वो तो भाई इसमें सिर्फ दो ही को याद रखना, दो ही को। जब हम कोई वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बन जाता है और सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा। जैसे यहाँ पर टकराया और इधर गया, ठीक, तो यहाँ पर फोकस से गुजरेगा और दूसरा का प्रतिबिंब किधर से गुजरेगा, वक्रता केंद्र से गुजरेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बना दिया, ये बना दिया। ठीक, तो पहले का यानी कि ध्रुव और अनंत के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा, और दूसरा का जब कोई वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब बन जाता है फोकस पर सीधा और काल्पनिक। सीधा जब भी बनेगा तो काल्पनिक बनेगा, उल्टा जब भी बनेगा तो वास्तविक बनेगा। तो इसमें दोनों प्रतिबिंब का बनता है सीधा और वस्तु से छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आपको सिर्फ यही दो को याद रखना है उत्तल दर्पण। ठीक, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग भी ये नहीं याद रखो, साइड मिरर में किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, बस काम खत्म। ठीक, और एक आध गौरी होता है, जैसे कि गली मोहल्ला में
जो लाइट लगा रहता है उसमें भी किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब अगला टर्म आता है उत्तल दर्पण का उपयोग तो हो गया। अब आता है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी के मतलब ये होता है कि कोई वस्तुओं को चिन्ह किस चिन्ह से दर्शाते हैं। चिन्ह दर्शाने के लिए जैसे कि मान लेते हैं फोकस को एफ से दर्शाते हैं, लेकिन फोकस दूरी को छोटा का एफ से दर्शाते हैं। वक्रता केंद्र को सी से दर्शाता है, लेकिन वक्रता त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं। उसी प्रकार प्रतिबिंब दूरी को भी से दर्शाते हैं और वस्तु दूरी को यू से दर्शाते हैं। समझ में आया? ठीक, उसे यही सब चिन्ह परिपाटी में यही बताता है कि प्रतिबिंब दूरी को भी से और वस्तु दूरी को यू से, फोकस को एकरा से दर्शाया जाता है। और चिन्ह परिपाटी में और बताता है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये मूल्य बिंदु है। अगर मूल्य बिंदु से कोई वस्तु ऊपर है तो वह धनात्मक होगा, मूल्य बिंदु से कोई वस्तु नीचे है तो वो ऋणात्मक होगा। फिर मूल्य बिंदु से कोई वस्तु दाएं साइड है तो वो क्या होगा, धनात्मक होगा। मूल्य बिंदु से कोई वस्तु बाएं साइड है तो वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। चिन्ह परिपाटी खत्म। चिन्ह परिपाटी समझ में आया? अब चिन्ह परिपाटी समझ में आया तो अब आ जाते हैं दर्पण सूत्र पर। दर्पण सूत्र क्या होता है, इसको सिद्ध किया जाता है, लेकिन इतना समय तो है नहीं कि सिद्ध कर हम तुम लोग को दिखाए। सिद्ध नहीं करेंगे, लेकिन दर्पण सूत्र आप सबको बताते हैं। जैसे होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। ठीक, v के मतलब प्रतिबिंब, u के मतलब वस्तु दूरी और f के मतलब फोकस दूरी। समझ में आया? ठीक, और एक होता है आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा में वस्तु की ऊंचाई के, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के बीच के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, इसका सूत्र होता है m। आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है, m से। m बराबर -v/u, ये होता है आवर्धन का सूत्र। यानी कि इसमें से कोई दो को देकर एगो पूछ देगा, इसमें से कोई दो को देकर एगो पूछ देगा। यानी कि प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी दिया, फोकस दूरी पूछ दिया। इसमें आवर्धन दिया और प्रतिबिंब दूरी दिया, वस्तु दूरी पूछ देगा। ठीक, तो हम बता सकते हैं। ठीक, और एक आध दो को बात जान लो, जिससे बढ़िया रहेगा। अब तुमको ये तो मालूम चल गया कि किसी भी माने अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या तुम लोग देखा कि इधर बना तो इधर बना, तो यानी कि ऐसे मूल बिंदु अगर हम ले लेते हैं इधर बना तो हमेशा क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस में। लेकिन उसी अवतल जब हम इसको उत्तल दर्पण में देखते हैं तो उसका फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या इस साइड बना, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या इस साइड बना, तो वो हमेशा क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। बस ये चैप्टर पूरा खत्म। आप सब भी इसका स्क्रीनशॉट ऐसे ले ले और लेकर और अपने नोटबुक में रजिस्टर मतलब लिख दो और शुरू से लेकर आंख मूंद कर बोलने का प्रयास करो। हम चैलेंज देते हैं कि ये पूरा याद दे देना हो जाएगा, दे देना, तुम उस चैप्टर का महारथी हो जाओगे। इतना से अधिक कुछ नहीं है। ठीक है, जय हिंद। ठीक, आगे भी ऐसा वीडियो आते रहेगा। इसमें जोन कमी हो उसको बताइएगा और अगले वीडियो में हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।